सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद नदीम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे एंड ए वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजिस्ट नदीम। जैसा कि आज का टॉपिक है एंटीकोगुलेंट। आज हम एंटीकोगुलेंट्स के ऊपर बात करेंगे कि एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है और एंटीकोगुलेंट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है पैथोलॉजिकल लैब्स के लिए। तो सबसे ज़्यादा यूज जो होता है एंटीकोगुलेंट लैब्स में, सबसे पहले होता है ADTA, नेक्स्ट होता है सोडियम फ्लोराइड, थर्ड होता है सोडियम साइट्रेट, फिर हेपेरिन आता है जो हम लोग रूटीनली यूज़ करते हैं। उसके बाद जो एंटीकोगुलेंट्स आते हैं उसमें ACD होता है, CPD होता है और एक CPDA होता है। ये ज़्यादा यूज नहीं होते, ब्लड बैंक्स में यूज होते हैं मोस्टली, बट जो लैब्स में यूज होते हैं EDTA होता है, सोडियम फ्लोराइड होता है, हेपेरिन होता है, सोडियम साइट्रेट होता है। और EDTA, सोडियम फ्लोराइड और सोडियम साइट्रेट, ये जो एंटीकोगुलेंट है बेसिकली ये लोग वर्क करते हैं, ये सब कैल्शियम चिलेटिंग होते हैं जो कैल्शियम को रिमूव करते हैं। कैल्शियम रिमूव होने की वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता है, क्योंकि जो 12 फैक्टर्स होते हैं कोएगुलेशन के उसमें एक फैक्टर कैल्शियम होता है, जिसको ही ये जो एंटीकोगुलेंट्स हैं जो मैंने बताया अभी, ये सब उसी फैक्टर को, कैल्शियम को ही ये इफेक्ट करते हैं और ब्लड क्लॉट नहीं होता है। और जो हमारा सोडियम फ्लोराइड होता है जो हम शुगर के लिए यूज़ करते हैं, वो क्या करता है कि एक तो ब्लड को क्लॉटिंग से रोकता ही है, साथ में वो ग्लाइकोलिसिस को भी रोकता है। ग्लाइकोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि सोडियम फ्लोराइड में ग्लूकोज का सैंपल लिया जाता है और उसको अगर हम स्टोर करते हैं, अगर सोडियम फ्लोराइड में है तो उसका जो ग्लाइकोलिसिस का रेट है वो एकदम ख़त्म हो जाता है, ना के बराबर वो ग्लाइकोलिसिस रह जाता है, जिससे जो ओरिजिनल शुगर होता है पेशेंट का वो मेंटेन रहता है। अगर हम 2 4 6 घंटे के बाद भी टेस्ट करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में फ़र्क नहीं आएगा। बट अगर वही शुगर का सैंपल हम प्लेन में लेंगे तो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा और शुगर आवरली पर आवरली वो कम होता रहेगा, तो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए शुगर का सैंपल आपको सोडियम फ्लोराइड में लेना है। सेकंड, आपका जो EDTA का सैंपल होता है वो मोस्टली हेमाटोलॉजिकल टेस्ट के लिए होता है। सारे हेमाटोलॉजी के टेस्ट करने के लिए हम EDTA का सैंपल लेते हैं। थर्ड हमारा आता है सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट का सैंपल हम लेते हैं कोएगुलेशन स्टडीज़ के लिए। सोडियम साइट्रेट क्या होता है कि एंटी थ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने से रोकता है। जो ये कोएगुलेशन का प्रोसेस है, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, ये उसी को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो कोएगुलेशन का प्रोसेस है वो रुक जाता है और ब्लड क्लॉट नहीं होता है। सोडियम साइट्रेट क्या करता है कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकने के अलावा उसके जो फैक्टर्स होते हैं क्लॉटिंग के उसको प्रिजर्व करता है। इसीलिए जो कोएगुलेशन के टेस्ट होते हैं उसके लिए सोडियम साइट्रेट का ट्यूब लिया जाता है। अगर हम अगर दूसरे प्लाज्मा से हम अगर करना चाहें, EDTA से या सोडियम फ्लोराइड से करना चाहें, तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब जो एंटीकोगुलेंट है वो कोएगुलेशन को रोकते हैं, बट उसके जो फैक्टर्स होते हैं कोएगुलेशन के उसको प्रिजर्व नहीं करता है। तो कोएगुलेशन के लिए हमें सोडियम साइट्रेट की ज़रूरत होती है। अब आया ACD को बोलते हैं एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज, और दूसरा आता है CPD, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। नेक्स्ट आता है CPDA, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडिनिन। ये तीनों बेसिकली ब्लड बैंक्स में यूज होता है। जो हम ब्लड डोनेट करते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है, और ये बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं। इनका फंक्शन बहुत ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए काम आता है। ये आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज तक ये RBC वगैरह को प्रिजर्व करता है। इसमें ब्लड जल्दी ख़राब नहीं होता। ये ब्लड जब हम डोनेट करते हैं
उन सब ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए ये सब एंटीकोगुलेंट यूज होते हैं, ACD, CPD, CPDA। और जो रूटीन हम ब्लड यूज़ करते हैं लेबोरेटरी टेस्ट के लिए, उसमें हमारा ADTA, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम साइट्रेट और हेपेरिन यूज करते हैं। और रही बात कि ब्लड बाहर आने पे क्यों क्लॉट हो जाता है, शरीर में तो ब्लड क्लॉट नहीं होता। शरीर के अंदर ब्लड इसलिए नहीं क्लॉट होता है क्योंकि शरीर के अंदर एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। ये जो हेपेरिन है ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो कि लीवर में बनता है और ये ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करता रहता है, जिसकी वजह से ब्लड शरीर में क्लॉट नहीं होता है। अब हाँ, एक अलग बात है कि जब भी कोई इंटरनल इंजरी होती है या कोई सर्जरी वगैरह आती है, हार्ट की सर्जरी होती है या नी की सर्जरी होती है, हिप रिप्लेसमेंट होता है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाता है कि ब्लड स्ट्रीम में क्लॉटेड ब्लड सर्कुलेट करे, या फिर हार्ट अटैक आया, कोई ब्रेन इन्फार्क्ट आया, तो उसमें भी थोड़ा चांसेस हो जाता है कि ब्लड स्ट्रीम में ब्लड क्लॉट हो जाए। और वो क्लॉटेड ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू किधर भी जा सकता है, वो किडनी में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है, हार्ट में जा सकता है। तो उसकी वजह से ब्रेन इन्फाक्ट हो सकता है ब्लड क्लॉट की वजह से। हार्ट में गया तो हार्ट अटैक आ सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, तो ये सब हो सकता है। अच्छा, जैसा कि मैं बता रहा था कि जब किसी पेशेंट का सपोज करें हार्ट की सर्जरी होती है, तो सर्जरी के बाद फिर उसको कुछ एंटीकोगुलेंट्स दिए जाते हैं, जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन्स होती हैं एंटीकोगुलेंट के रूप में, जैसे कि एस्पिरिन है, वारफरिन है, एसीट्रोम है। इस तरह की दवाइयाँ पेशेंट को दी जाती हैं, जिससे उसका जो सपोज करो उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने से क्या होता है कि इधर कोई वेंस वगैरह डैमेज होती है, भी ऑपरेशन किया तो सर्कुलेशन के थ्रू जो थोड़ा सा क्लॉटेड ब्लड होता है वो सर्कुलेशन में चला जाता है, तो वो कहीं जाके फंसे नहीं या कहीं ब्रेन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना करे, इसके लिए ये खून पतला करने की दवाइयाँ दी जाती है। एक्चुअली ये एंटीकोगुलेंट्स होते हैं जो फर्दर कोएगुलेशन ना हो ब्लड में, उसको प्रिवेंट करती हैं, और जो कोएगुलेशन उसके ऑलरेडी है उसको इजीली सर्कुलेट होता रहे ब्लड में, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन ना पैदा करे, इसके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं खून को पतला करने के लिए। क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा सा भी माइनर क्लॉट अगर है सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में, और वो जो हमारे हाथों पैरों की जो वेंस होती हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, बट अगर ये ब्रेन की जो वेंस होती हैं काफ़ी पतली होती हैं, अगर वहाँ ये जाकर क्लॉटेड ब्लड, तो वहाँ पे ये दिक्कत करेगा और पेशेंट को ब्रेन इन्फार्क्ट भी आ सकता है और अदर प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जिसको प्रिवेंट करने के लिए ये दवाइयाँ दी जाती हैं। और जैसा कि मैं बता रहा था कि ब्लड क्लॉट क्यों हो जाता है शरीर के बाहर आने पे, क्योंकि शरीर से बाहर जब ब्लड आता है तो जो एक्सटेंसिव फैक्टर्स होते हैं ब्लड में, एक्सटेंसिव फैक्टर जैसे बाहर आने पे क्या होता है, फिर वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं और ब्लड क्लॉट होने लगता है, बाहर आते ही क्लॉट होने लगता है, क्योंकि उसके जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, बाहर के इन्वायरमेंट में आके उसके क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो ब्लड क्लॉट होने लगता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो था। हम सोचे थोड़ा बता दें एंटीकोगुलेंट्स के बारे में। तो एंटीकोगुलेंट्स वही होते हैं जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं, जिन ब्लड टेस्ट में होल ब्लड की ज़रूरत होती है उसमें ये एंटीकोगुलेंट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे सीरम के सैंपल होते हैं उसके लिए हम प्लेन सैंपल लेते हैं, और इसी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता है शरीर के अंदर, क्योंकि उसके अंदर नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है हेपेरिन, और बाहर आने पे क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ब्लड क्लॉट हो जाता है बाहर आने पे। बट कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जब शरीर के अंदर ही ब्लड क्लॉट होता है, जैसे कुछ इंटरनल इंजरीज हो गई, कोई ऑपरेशन हो गया, नी रिप्लेसमेंट हो गया, हिप रिप्लेसमेंट हो गया, उन सब में ब्लड अंदर क्लॉट हो जाता है, या फिर खतरा रहता है क्लॉट होने का, थोड़ा बहुत होता है, बट उसको जब वो मेडिकली
रहता है, डॉक्टर्स की निगरानी में रहता है, तो वो डॉक्टर्स उसको प्रिवेंट करने के लिए मेडिसिन पहले ही दे देते हैं, जिससे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो सर ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुड नाइट।